आज के समय में इंटरनेट और स्मार्टफ़ोन हमारे दैनिक जीवन में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, क्योंकि स्मार्टफ़ोन और इंटरनेट के ज़रिए हमारे बहुत सारे काम पूरे होते हैं, जैसे घर बैठे खरीदारी, बैंकिंग सेवाएं, पढ़ाई और यह सब हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कारण संभव हुआ है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके स्कैनर में। और आज हमारा टॉपिक है जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझने से पहले उससे संबंधित चीज़ें पहले समझ लेनी चाहिए, जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, प्रोग्राम क्या होते हैं, क्योंकि जावा भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि प्रोग्राम क्या है। व्हाट इज़ प्रोग्राम? कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए प्रोग्राम लिखे जाते हैं, जिसे कंप्यूटर प्रोग्राम या कोड भी कहा जाता है। फिर देखते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होते हैं। कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए और उसे आदेश देने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की आवश्यकता होती है। हजारों सालों से इंसान अपनी बात दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए लैंग्वेज का यूज़ करता आ रहा है। प्राचीन समय से अब तक हम इंसान अपनी बात एक्सप्रेस करने के लिए अलग अलग लैंग्वेज जैसे हिंदी, इंग्लिश, मराठी का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन कंप्यूटर को यह लैंग्वेज समझ में नहीं आती है। कंप्यूटर स्वयं कोई काम नहीं करता है, इसलिए जब तक कंप्यूटर को कोई आदेश न दिया जाए तब तक कंप्यूटर कुछ भी नहीं करता है। कंप्यूटर को आदेश देने के लिए एक माध्यम के रूप में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। जिस तरह किसी व्यक्ति से कम्युनिकेट करने के लिए किसी लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरह कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए और उसे आदेश देने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की आवश्यकता होती है। इसे सिर्फ प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग या कोडिंग के रूप में जानते हैं। फिर देखते हैं जावा क्या होते हैं। जावा क्या है? व्हाट इज़ जावा? जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। जावा जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में शामिल किया गया है इसको क्योंकि इसे मानव द्वारा आसानी से पढ़ा और लिखा जा सकता है। जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। यह एप्लीकेशन डेवलपर को ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिससे इसके कोड को एक बार लेकर इसे कहीं पर भी रन कर सकते हैं, मतलब राइट वंस रन एनीवेयर, जिसका मतलब कंपाइल्ड जावा कोड को बिना रिकम्पाइल किए उन सभी प्लेटफॉर्म पर रन कराया जा सकता है जो कि जावा को सपोर्ट करते हैं। फिर जावा के डेवलपर के बारे में देखते हैं। जून 1991 में जेम्स गोसलिंग द्वारा ओएक नाम के प्रोजेक्ट के रूप में जावा की शुरुआत की गई। जावा का पहला पब्लिक इम्प्लीमेंटेशन 1995 में जावा 1.0 था, जिसका उद्देश्य पॉपुलर प्लेटफॉर्म पर राइट वंस रन एनीवेयर था। ये जावा के डेवलपर जेम्स गोसलिंग जी हैं। अब हिस्ट्री को समझ लेते हैं। जून 1991 में जेम्स गोसलिंग, पैट्रिक और माइक ने जावा लैंग्वेज को बनाने के लिए एक प्रोजेक्ट शुरू किया। इन तीनों इंजीनियर के टीम का नाम ग्रीन टीम रखा गया। सबसे पहले जेम्स गोसलिंग के द्वारा जावा का नाम ग्रीन टॉल्क रखा गया और जिसका एक्सटेंशन नेम .gt था, और उसके बाद इसका नाम ओएक रखा गया। ओएक एक पेड़ का नाम है जो कि बहुत सारे देशों का नेशनल ट्री था, जैसे कि यूएसए, फ्रांस, जर्मनी। सन 1995 में ओएक से नाम बदलकर जावा रखा गया क्योंकि ओएक पहले से एक ओएक टेक्नोलॉजी के द्वारा रजिस्टर्ड था। जावा इंडोनेशिया का एक आइसलैंड है जहां पर पहला कॉफ़ी बना था, जिसका नाम जावा कॉफ़ी रखा गया था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जावा एक नाम है जिसका कोई भी फुल फॉर्म नहीं होता है। सन 1995 में जावा का पहला वर्जन सन माइक्रो सिस्टम्स के द्वारा रिलीज़ किया गया था। जावा को मेन 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है जावा माइक्रो एडिशन, सेकेंड है जावा स्टैंडर्ड एडिशन, थर्ड है जावा इंटरप्राइज एडिशन। फिर देखते हैं फीचर्स ऑफ जावा। जावा के फीचर क्या हैं? तो फर्स्ट फीचर है सिंपल लैंग्वेज। इसको आप आसानी से समझ सकते हैं और आसानी से लिख सकते हैं।
इसमें C++ की तरह सिंटैक्स होते हैं जो कि आसानी से सीखे जा सकते हैं, लेकिन C++ की तरह इसमें ऑपरेटर ओवरलोडिंग और हेडर फाइल का यूज़ नहीं किया जाता है, जिससे इसे सीखना और भी आसान हो जाता है। फिर सेकंड इसका फीचर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें चीज़ों को एक ऑब्जेक्ट के रूप में मानकर प्रोग्रामिंग की जाती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की एक ऐसी तकनीक है जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को आसान बनाती है। यह तकनीक कुछ ऐसे रूल प्रोवाइड करती है जिससे प्रोग्राम को मेंटेन करना आसान हो जाता है। थर्ड है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस। जावा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें लिखे गए प्रोग्राम को एक बार कंपाइल करने के बाद जो बाइट कोड प्राप्त होता है उसे अलग अलग प्लेटफॉर्म में जेवीएम की मदद से आसानी से रन कर सकते हैं। जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, अर्थात यह हर किसी प्लेटफॉर्म में रन हो सकती है, जैसे एंड्रॉयड, विंडोज़, लाइनेक्स और मैक। जावा में लिखे गए प्रोग्राम्स किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में रन किए जा सकते हैं। फिर अगला फीचर है सिक्योर। जावा प्रोग्राम रन टाइम एनवायरनमेंट में रन होता है। मशीन कोड जनरेट करने से पहले प्रोग्राम को जेवीएम पर कुछ टेस्ट रन करके एरर को डिटेक्ट करती है। जावा लैंग्वेज वायरस फ्री होती है जिसके कारण प्रोग्राम सिक्योर रहते हैं, क्योंकि जावा एक हाईली सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा लैंग्वेज की मदद से हम वायरस फ्री सॉफ्टवेयर और सिस्टम बना सकते हैं। फिर नेक्स्ट है पोर्टेबल। यह एक पोर्टेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें लिखे गए कोड को कंपाइल करने के बाद प्राप्त बाइट कोड को किसी भी प्लेटफॉर्म में ले जाकर आसानी से रन किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट है रोबस्ट। रोबस्ट का मतलब होता है मजबूत। जावा एक रोबस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कंपाइल टाइम और रन टाइम में एरर को चेक करके कोड को त्रुटिपूर्ण बनाने में मदद करता है। फिर नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटेड। जावा लैंग्वेज का यह फीचर हमें इंटरनेट में किसी भी मशीन से फाइल के एक्सेस की सुविधा प्रदान करता है। फिर नेक्स्ट है मल्टी थ्रेडेड। जावा लैंग्वेज का यह फीचर ऐसा प्रोग्राम बनाने में मदद करता है जिसमें हम कई तरह के कार्य एक साथ कर सकते हैं। मल्टी थ्रेडिंग का मुख्य बेनिफिट यह होता है कि इसमें एक ही मेमोरी में हम मल्टीपल थ्रेड्स एक साथ एक ही समय में रन कर सकते हैं। जावा में बड़े बड़े प्रोग्राम को छोटे सब प्रोग्राम में डिवाइड किया जाता है और इन्हीं सब प्रोग्राम को क्रमानुसार एग्जीक्यूट किया जाता है। इस तरह जावा एक साथ कई टास्क पूरा करता है। फिर देखते हैं डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बीच। तो POPS का फुल फॉर्म है प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। UPS का फुल फॉर्म है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। POPS में प्रोग्राम को छोटे भागों, जिन्हें फंक्शंस कहते हैं, में डिवाइड किया जाता है। UPS में प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट में डिवाइड किया जाता है। POPS जो है वह टॉप डाउन अप्रोच का यूज़ करता है। UPS जो है वो बॉटम अप अप्रोच का यूज़ करता है। POPS में डेटा हाइडिंग नहीं है, अर्थात हम इसमें डेटा को ठीक ढंग से छुपा नहीं पाते, इसलिए यह कम सिक्योर है। UPS में डेटा हाइडिंग है, अर्थात हम इसमें डेटा को आसानी से छुपा सकते हैं, इसलिए यह ज़्यादा सिक्योर है। POPS में एक्सेस स्पेसिफायर जैसे प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड ये सब नहीं होते हैं। UPS में एक्सेस स्पेसिफायर प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड ये होते हैं। POPS में बड़े आकार के प्रोग्रामों को हैंडल करना थोड़ा मुश्किल है। UPS में आसानी से बड़े प्रोग्रामों को हैंडल कर सकते हैं। POPS में ओवरलोडिंग नहीं होती। फंक्शन ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग ये सब POPS में नहीं होता है। UPS में फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग होती है। POPS में इनहेरिटेंस की सुविधा नहीं होती है। UPS में इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट होता है। इनहेरिटेंस जिसमें एक क्लास की प्रॉपर्टी को दूसरे क्लास के द्वारा यूज या इनहेरिट किया जाता है, वो इनहेरिटेंस है। तो UPS में इसका कॉन्सेप्ट होता है। POPS में डेटा फंक्शन से फंक्शन में भेजा जा सकता है। UPS में डेटा प्राइवेट होता है। POPS के उदाहरण है C, विजुअल बेसिक, फॉर्ट्रेन तथा पास्कल। UPS के उदाहरण है जावा, C++ तथा .NET। फिर देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ UPS।
UPS का सबसे महत्वपूर्ण फीचर यह है कि यह POPs के कई दोष या कमियों को दूर करता है। UPS में प्रोग्राम के डेवलपमेंट के दौरान डेटा पर विशेष ध्यान दिया जाता है। यहाँ डेटा किसी भी सिस्टम में फ्रीली फ्लो नहीं हो सकते हैं। UPS में डेटा को फंक्शन के साथ क्लोजली बाइंड अथवा अटैच किया जाता है और फंक्शन के डेटा के एक्सीडेंटल मॉडिफिकेशन से बचाता है। UPS में किसी भी प्रॉब्लम को कई छोटे छोटे एंटिटीज़ में डिकम्पोज किया जाता है। उन एंटिटीज़ को ऑब्जेक्ट कहा जाता है। इन्हीं ऑब्जेक्ट के अराउंड डेटा और फंक्शन को बाइंड किया जाता है। फिर UPS के कॉन्सेप्ट के अंतर्गत आते हैं क्लास, ऑब्जेक्ट, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, मैसेज पासिंग। फिर फर्स्ट देखते हैं क्लास। क्लास क्या होते हैं? क्लास एक ही तरह के ऑब्जेक्ट का समूह होता है। जैसे आम, अमरूद तथा सेब आदि ये सभी फल हैं और ये सभी क्लास फ्रूट के सदस्य हैं। क्लास यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप होते हैं तथा क्लास डेटा तथा फंक्शन का समूह होता है। अर्थात हम कह सकते हैं क्लास एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है जो डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन का कंटेनर होता है, अथवा हम कह सकते हैं यह डेटा मेंबर, वेरिएबल और मेंबर फंक्शन का कलेक्शन होता है। फिर नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्लास का इंस्टेंस होता है जो कि वेरिएबल के स्थान पर वास्तविक वैल्यू को कंटेन किए रहता है। ऑब्जेक्ट एक बेसिक रन टाइम एंटिटी होती है। सामान्यतः ऑब्जेक्ट वह प्रत्येक वस्तु होती है जिसको कि पहचाना जा सके। हमारी आसपास की सारी वस्तुएं जैसे पेन, किताब, कुर्सी, गाड़ी, टीवी आदि सभी ऑब्जेक्ट हैं। अर्थात कह सकते हैं ऑब्जेक्ट एक क्लास टाइप का एक रन टाइम वेरिएबल है जिसे क्लास का इंस्टेंस वेरिएबल भी कहते हैं। ऑब्जेक्ट वेरिएबल का प्रयोग करते हुए क्लास मेंबर, वेरिएबल एंड फंक्शन को एक्सेस किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट है अब्स्ट्रैक्शन। अब्स्ट्रैक्शन का अर्थ होता है ऑब्जेक्ट की केवल आवश्यक जानकारी को प्रदर्शित करना तथा बैकग्राउंड की जानकारी को छुपाए रखना। डेफिनेशन के रूप में बोल सकते हैं UPS के अंतर्गत आने वाला यह भी एक कॉन्सेप्ट है जिसके अनुसार किसी सिस्टम के अननेसेसरी डिटेल को हाइड किया जाता है और नेसेसरी डिटेल को ही शो किया जाता है। ये डेटा एब्स्ट्रैक्शन कहलाता है। फिर नेक्स्ट है इनकैप्सुलेशन। डेटा तथा फंक्शन को एक ही यूनिट में सम्मिलित करना, जोड़ना इनकैप्सुलेशन कहलाता है। इसमें क्लास के वेरिएबल्स प्राइवेट होते हैं और इन्हें क्लास के बाहर डायरेक्टली एक्सेस नहीं किया जा सकता। इनकैप्सुलेशन को क्लास के रूप में यूज़ किया जाता है। एक क्लास में हम डेटा और मेथड को एक ही यूनिट के रूप में एक साथ रख सकते हैं। अर्थात UPS में किसी प्रोग्राम को ज़्यादा सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड बनाने के लिए यह कॉन्सेप्ट कहता है किसी सिंगल एंटिटी से रिलेटेड वेरिएबल और फंक्शन को एक ही ब्लॉक में रखे जाने चाहिए। मीन्स डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को सिंगल यूनिट क्लास के इनसाइड बाइंड किया जाना या रैपअप किया जाना इनकैप्सुलेशन कहलाता है। फिर आता है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का अर्थ है विरासत। जावा में एक क्लास के द्वारा दूसरी क्लास के प्रॉपर्टीज़ तथा मेथड्स को इनहेरिट कर लेना इनहेरिटेंस कहलाता है। वह क्लास जो दूसरी क्लास से डिराइव्ड होती है वह सब क्लास कहलाती है तथा वह क्लास जिससे सब क्लास डिराइव्ड हुई होती है वह सुपर क्लास कहलाती है। अर्थात UPS का यह एक अति महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है जिसके अनुसार एक क्लास की प्रॉपर्टी को कोई दूसरी क्लास यूज या इनहेरिट कर सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को इनहेरिटेंस कहते हैं। जिस क्लास की प्रॉपर्टी दूसरे क्लास के द्वारा यूज़ की जाती है उसे बेस क्लास, सुपर क्लास, पेरेंट्स क्लास कहते हैं। जो क्लास दूसरी क्लास की प्रॉपर्टी को यूज़ करती है उसे डिराइव्ड क्लास, चाइल्ड क्लास, सब क्लास कहते हैं। फिर नेक्स्ट है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है। पॉलीमॉर्फिज्म दो ग्रीक टर्म्स पॉली और मॉर्फस से मिलकर बनाया गया है। पॉली का मीनिंग होता है एक से अधिक और मॉर्फस का अर्थ होता है रूप। मीन्स पॉलीमॉर्फिज्म उसकी वो एबिलिटी या फीचर है जिसके अनुसार किसी एक चीज़ को एक से अधिक रूप में यूज़ किया जा सके। जब किसी एक ही ऑपरेटर को एक से अधिक रूप में यूज़ करते हैं तो यह ऑपरेटर ओवरलोडिंग कहलाती है।
जब किसी एक ही फंक्शन को एक से अधिक रूप में यूज़ करते हैं तो यह फंक्शन ओवरलोडिंग कहलाती है। फिर नेक्स्ट है मैसेज पासिंग। ऑब्जेक्ट एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन सेंड तथा रिसीव करके आपस में कम्युनिकेट करते हैं। ऑब्जेक्ट उसी प्रकार मैसेज को सेंड तथा रिसीव करते हैं जिस प्रकार हम लोग करते हैं। अर्थात किसी सिस्टम के अंदर मौजूद मल्टीपल ऑब्जेक्ट किसी कार्य को करने के लिए मैसेज अथवा वैल्यू को पास करते हुए कम्युनिकेट करते हैं। इसे ही मैसेज पासिंग कहते हैं। फिर देखते हैं JVM जावा वर्चुअल मशीन के बारे में। जावा वर्चुअल मशीन क्या है? जावा वर्चुअल मशीन को JVM भी कहा जाता है, जो एक वर्चुअल मशीन है। यह मशीन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर ही काम करता है। JVM जावा कोड के लिए रन टाइम इंजन के लिए काम करता है। यह जावा बाइट कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। फिर देखते हैं जावा में डेटा टाइप और इनके प्रकार के बारे में। डेटा टाइप उन मानों के बारे में बताता है जिनको वेरिएबल स्टोर करता है। उदाहरण के लिए यदि वेरिएबल इंट डेटा टाइप का है तो यह केवल इंटीजर मान ले सकता है। मतलब डेटा टाइप का प्रयोग किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए किया जाता है। जो डिक्लेयर किए गए वेरिएबल को मेमोरी एलोकेशन कैसे होगा और उस पर किए जा सकने वाले ऑपरेशन को भी स्पेसिफाई करता है। डेटा टाइप से कंपाइलर को यह भी पता चलता है कि किसी वेरिएबल पर किस टाइप का डेटा स्टोर किया जाएगा। डेटा टाइप दो टाइप के होते हैं जावा में, प्रिमिटिव डेटा टाइप और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंतर्गत है बूलियन और न्यूमेरिक डेटा टाइप, और न्यूमेरिक के अंतर्गत है कैरेक्टर और इंटीग्रल। कैरेक्टर में सिर्फ कैरेक्टर डेटा टाइप को ही स्टोर करेगा। इंटीग्रल के अंतर्गत है इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट। इंटीजर में नंबर्स जैसे 1 2 3 को स्टोर करेगा और फ्लोटिंग पॉइंट में पॉइंट वाले नंबर 1.2 1.3 ऐसे नंबर को स्टोर करेगा। इंटीजर के अंतर्गत है बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, और फ्लोट के अंतर्गत है फ्लोट और डबल। नॉन प्रिमिटिव के अंतर्गत है स्ट्रिंग, एरे। फिर देखते हैं वेरिएबल। वेरिएबल एक मेमोरी एरिया होता है जिसका प्रयोग किसी मान वैल्यू को स्टोर करने के लिए किया जाता है। वेरिएबल ऐसी वैल्यू को कंटेन किए रहता है जिसे प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के समय बदला जा सकता है। वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए निम्नलिखित सिंटेक्स का यूज़ करते हैं। डेटा टाइप वेरिएबल नेम इज इक्वल वैल्यू सेमीकोलन। वेरिएबल को हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, किसी मेमोरी लोकेशन का टेम्परेरी नेम वेरिएबल कहलाता है। तो यहाँ सिंटैक्स में वैल्यू वैकल्पिक है। यदि आप चाहे तो वेरिएबल को पहले डिक्लेयर कर सकते हैं और बाद में वैल्यू को वेरिएबल के लिए असाइन कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल इंट नम सेमीकोलन। यहाँ नम एक वेरिएबल है और इंट एक डेटा टाइप है। यहाँ पर इंट डेटा टाइप नम वेरिएबल के लिए इंटीजर मान स्टोर करने की अनुमति देता है। फिर देखते हैं लिटरल। जावा में लिटरल एक कॉन्स्टेंस वैल्यू होती है जिसे वेरिएबल को असाइन किया जाता है। दूसरे शब्दों में कहे तो लिटरल एक आइडेंटिफायर होता है जिसकी वैल्यू फिक्स होती है और प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के समय इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। एग्जाम्पल इंट स्पेस ए इज इक्वल 150 सेमीकोलन। यहाँ 150 जो है वो लिटरल है। फिर है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स का यूज़ किसी भी प्रोग्रामिंग में वेरिएबल या फिर किसी वैल्यू पर ऑपरेशन करने के लिए किया जाता है। ये कुछ सिंबल्स होते हैं जिससे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ किया जाता है, जैसे ए प्लस बी। तो यहाँ पर प्लस जो होगा वो ऑपरेटर होगा। ऑपरेटर को 3 भाग में डिवाइड किया गया है, यूनरी, बाइनरी और टर्नरी। फिर है रेफरेंस वेरिएबल। हम एक ऑब्जेक्ट को केवल रेफरेंस वेरिएबल के द्वारा एक्सेस कर सकते हैं। एक रेफरेंस वेरिएबल एक विशेष डेटा टाइप के रूप में डिक्लेयर किया जाता है और इस डेटा टाइप को कभी भी बदला नहीं जा सकता। रेफरेंस वेरिएबल को स्टैटिक वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल, मेथड पैरामीटर्स या लोकल वेरिएबल के रूप में डिक्लेयर किया जा सकता है।
फिर देखते हैं जावा कीवर्ड्स। जावा कीवर्ड को रिजर्व वर्ड के रूप में भी जाना जाता है। कीवर्ड पर्टिकुलर वर्ड है जो कोड के की के रूप में वर्क करता है। ये जावा द्वारा प्रीडिफाइंड वर्ड है, इसलिए इसे एक वेरिएबल या ऑब्जेक्ट नेम के रूप में यूज़ नहीं किया जा सकता है। दिस कीवर्ड। जावा में दिस कीवर्ड एक रेफरेंस वेरिएबल है जिसका प्रयोग किसी एक मेथड या कंस्ट्रक्टर में करंट ऑब्जेक्ट को रिफ़र करने के लिए किया जाता है। फिर देखते हैं मेथड्स। एक मेथड कोड का एक ब्लॉक होता है। यह तभी रन होता है जब इसे कॉल किया जाता है। हम मेथड में पैरामीटर्स को पास कर सकते हैं। मेथड्स का प्रयोग कुछ विशेष कार्यों को करने के लिए किया जाता है और इसे फंक्शन भी कहा जाता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जावा मेथड जो है वह स्टेटमेंट का एक कलेक्शन होता है जो कि किसी विशेष कार्य को पूरा करता है। मेथड ओवरलोडिंग। जावा में यदि एक क्लास के पास एक ही नाम के बहुत सारे मेथड्स होते हैं परंतु उनके पैरामीटर्स अलग अलग होते हैं तो इसे मेथड ओवरलोडिंग कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो मेथड ओवरलोडिंग जावा का एक फीचर है जिसमें एक क्लास के पास सेम नाम के एक से ज़्यादा मेथड्स होते हैं और उनके पैरामीटर्स अलग अलग होते हैं। यह कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग की तरह होता है। फिर स्टैटिक कीवर्ड। जावा में स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ मुख्य रूप से मेमोरी मैनेजमेंट के लिए किया जाता है। इसका यूज़ वेरिएबल्स, मेथड, ब्लॉक्स एंड नेस्टेड क्लासेस के साथ किया जाता है। यह एक कीवर्ड है जो किसी दिए गए क्लास के समान वेरिएबल या मेथड को शेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है। बेसिकली स्टैटिक का यूज़ कांस्टेंट वेरिएबल या ऐसी मेथड के लिए किया जाता है जो किसी क्लास के प्रत्येक एग्जाम्पल के लिए समान हो। एक क्लास की मेन मेथड आमतौर पर स्टैटिक लेबल्ड की जाती हैं। फिर है एक्सेस स्पेसिफायर्स। किसी क्लास के मेंबर्स को किस प्रकार से एक्सेस किया जा सकता है ये तय करने के लिए हम एक्सेस स्पेसिफायर का यूज़ करते हैं। जावा में एक्सेस स्पेसिफायर का एक समूह है जो ये तय करते हैं कि किस स्थिति में किस मेंबर को किस हद तक एक्सेस किया जा सकता है। इनमें से कुछ एक्सेस स्पेसिफायर मुख्यतः इनहेरिटेंस व पैकेजेस के लिए यूज़ होते हैं। फिर है एरे। व्हाट इज़ अ एरे? एरे समान डेटा टाइप के वेरिएबल का समूह होते हैं। एरे समान डेटा टाइप के वेरिएबल को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक कंटेनर ऑब्जेक्ट है। एरे परिभाषित करते समय एरे तय साइज देना जरूरी है। कंप्यूटर में मेमोरी में एरे साइज का कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन होता है। एरे के हर सदस्य वेरिएबल को एलिमेंट कहा जाता है और हर एलिमेंट का एक इंडेक्स होता है जिनका उपयोग कर एरे एलिमेंट को एक्सेस किया जा सकता है। एरे एलिमेंट की शुरुआत 0 से होती है। एग्जाम्पल के लिए यदि एरे का साइज 10 डिक्लेयर किया गया है तो उसमें 0 से 9 तक इंडेक्स रहेगा। एरे एलिमेंट स्टोर किए जाएंगे 0 से 9 तक। जैसे डेफिनेशन देख लेते हैं। एरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। एरे समान डेटा टाइप के वेरिएबल का समूह होते हैं। एरे कैसे डिक्लेयर करें? डेटा टाइप स्पेस एरे नेम फिर स्क्वायर ब्रैकेट सेमीकोलन। जैसे एग्जांपल इंट स्पेस नंबर स्क्वायर ब्रैकेट सेमीकोलन, फ्लोट स्पेस एवरेज स्क्वायर ब्रैकेट सेमीकोलन। कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जिसकी मदद से हम किसी प्रोसेस को रन टाइम पर आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं। जब ऑपरेटिंग सिस्टम मेन फंक्शन को कॉल करता है तभी हम जावा में आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं। यह प्रोसेस प्रोग्राम की कंपाइल होने के पश्चात होती हैं। कभी कभी हमें ऐसे प्रोग्राम लिखने की आवश्यकता होती है जिनको रन टाइम पर आर्ग्यूमेंट पास करने की ज़रूरत होती है तो हम ऐसे प्रोग्राम को कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट का यूज़ करके बना सकते हैं। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम होती है जिनको सॉल्व करने के लिए हम कमांड लाइन का यूज़ करते हैं। गार्बेज कलेक्शन। कंप्यूटर साइंस की भाषा में यदि कहा जाए तब गार्बेज कलेक्शन एक प्रकार का मेमोरी मैनेजमेंट होता है। ये ऑटोमेटिकली क्लीन अप कर देता है अनयूज्ड ऑब्जेक्ट और पॉइंटर्स को मेमोरी में।
जिससे कि ये अलाउ करता है रिसोर्सेज को फिर से इस्तेमाल होने के लिए। फिर देखते हैं एक्सप्रेशन। एक एक्सप्रेशन एक फॉर्मूला होता है जिसमें ऑपरेंड ऑपरेटर की मदद से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। दूसरे शब्दों में कहे तो एक एक्सप्रेशन ऑपरेटर और ऑपरेंड का एक कलेक्शन होता है जो कि एक विशेष वैल्यू को प्रस्तुत करता है। ऑपरेंड एक फंक्शन रेफरेंस, एक वेरिएबल, एक एरे एलिमेंट या एक कंस्ट्रक्टर हो सकता है। ऑपरेटर एक सिंबल होता है जो कि किसी टास्क को परफॉर्म करता है, जैसे कि प्लस माइनस आदि। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, a प्लस बी। तो यहाँ a और b है वो ऑपरेंड है और प्लस जो है वो ऑपरेटर है और ये पूरा एक्सप्रेशन है। फिर अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख लेते हैं। जावा कौन सी लैंग्वेज होती है? ऑप्शन ए है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऑप्शन बी है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑप्शन सी है क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑप्शन डी है सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इसका आंसर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जावा का पुराना नाम क्या था? OLK, ओके। ऑप्शन सी है OA। ऑप्शन डी है OKL। तो इसका आंसर है OAK। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या जावा कंपाइल्ड होता है या फिर इंटरप्रेट होता है या फिर जावा दोनों स्टेज में होता है? तो ऑप्शन ए है फर्स्ट इंटरप्रेटेड देन कंपाइल्ड। सेकेंड ऑप्शन है इंटरप्रेटेड। थर्ड ऑप्शन है कंपाइल्ड। फोर्थ ऑप्शन है बोथ। तो इसका आंसर है बोथ, दोनों होता है। फिर नेक्स्ट इस क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी लैंग्वेज इज प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज? तो ऑप्शन में है जावा। सेकेंड ऑप्शन है ऑब्जेक्ट पास्कल। थर्ड ऑप्शन है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फोर्थ ऑप्शन है विजुअल बेसिक। तो इसका आंसर है जावा। अगला क्वेश्चन है, जावा क्या प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है या नहीं होता है? तो ऑप्शन है यस और नो। तो इसका आंसर है यस, जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। थैंक यू।